जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर दूसरी प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। जो आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा चल रहा है जीएस और हिंदी स्पेशल प्रैक्टिस सेट 2 आज रहेगा यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए। मन लगा के आप लोग पढ़िए और गिन के 20-22 दिन बचे हैं, तब तक आपको पूरे 20 प्रैक्टिस सेट, जिसमें 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन जीएस के और 40 रीजनिंग के भी मिलेंगे। मैं ये 2 करा रहा हूं, बाकी रीजनिंग की भी क्लास चलेगी। मन लगा के इसको हल करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूंगा यहां से तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अब प्रैक्टिस सेट 2 को शुरू किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन, आइए अब सॉल्व किया जाए। फटाफट कलम उठाइए आप लोग भी और मेरे साथ हल करते चलिएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इतिहास पढ़े होंगे तो यहां से क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से मिलता है। यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं, जो दोनों आंसर एक ही होता है। इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस दौरान लॉर्ड कैनिंग थे, और इसी के बाद महारानी विक्टोरिया ने क्या किया आप जानते हैं कि जैसे ही 1857 की क्रांति हुई और फिर भारत से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वायसराय का पद चालू किया गया। और यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो भी लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय तो भी आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे और हल कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए, नील नदी पे, जाम्बेजी नदी पे, नाइजर नदी पे, कांगो नदी पे। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप में करीबा बांध है किस नदी पे? जाम्बेजी नदी पे। आंसर आपका सी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किस धर्म का? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। बताइए तो क्या है ये त्रिपिटक? ध्यान रखिएगा, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, फतेहपुर सीकरी। तो आप क्या बताएंगे कि विजय स्तंभ कहां है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, उसके बाद अब ये क्वेश्चन तो उस समय का है जो गलत दे दिया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि संसद को भंग करने में कौन सक्षम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति भंग करते हैं सक्षम संसद को, कि विपक्ष के नेता की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा, कि संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, कि कोई भी नहीं? तो क्या बताएंगे, संसद को भंग करने में सक्षम कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति ही संसद को भंग करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 कह रहा है, यहां से भी क्वेश्चन पॉलिटी का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, कि वित्त मंत्री, कि गृह मंत्री, की राष्ट्रपति, पीएम की फाइनेंस मिनिस्टर, की होम मिनिस्टर, की प्रेसिडेंट। तो क्या बताएंगे आंसर? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, साथ में हल करते चलिए, तभी आप समझेंगे आप कितना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ होता है चतुर होना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित कह रहा है नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये नहीं किया है, पढ़ लीजिए नहीं को। ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है। तो टॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग बिल्कुल सही, इन्हीं की अध्यक्षता में हुआ था। एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग एकदम सही। स्कॉट मानक्रिक सिंचाई आयोग एकदम सही। जो एडम लेंसडाउन है सैन्य आयोग, यही गलत है। तो आपका राइट आंसर क्या है? 9वीं का डी है राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? तो ये है हमारा 48। ध्यान रखिएगा, करंट से क्वेश्चन बनाएगा कि फीफा के अनुसार वर्ष 2026 में विश्व फुटबॉल कप में कुल कितनी टीमें भाग लेंगी इस बार? तो 48 टीम। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कुकी किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो क्या बताएंगे आंसर? मणिपुर। ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा मत कर दीजिएगा। कुकी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से। अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य ने किस मिशन के द्वारा 100% प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल कर लिया? शिक्षणम मिशन, अतुल्यरम मिशन, संस्कृतम मिशन, संपूर्णम मिशन। तो आप क्या बताएंगे? अतुल्यरम मिशन के तहत केरल राज्य ने अपना 100% जो प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है उसको हासिल कर लिया है अतुल्यरम मिशन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14। 13 नहीं देखना है। आइए 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिए। तो टोडरमल सीतापुर बिल्कुल सही। जो टोडरमल थे अकबर के दरबार में रहते थे, वो सीतापुर के थे, एकदम सही। अबुल फजल जो नौरत्न थे, ये नौरत्न नहीं है, ये आगरा के थे, ये भी सही। जो बिरबल हैं ये कन्नौज के थे, यही आपका गलत हो गया। ठीक है, और जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के थे। तो पूछ क्या रहा है कौन सुमेलित नहीं है? 14वां का आप बताएंगे सी जो है सुमेलित नहीं है। लिख लीजिएगा, बीरबल कहाँ के थे? बीरबल मध्य प्रदेश में
जिला है, जिले का नाम है सीधी जिला, ठीक है, हाँ सीधी जिला। और वहां का एक गांव है जिसका नाम है घोघरा, ठीक है, तो नाम क्या है, घोघरा। तो ये जो बीरबल है ये मध्य प्रदेश के सीधी गांव के घोघरा ग्राम के निवासी थे। और इन्हीं बीरबल का नाम क्या था, इन्हीं बीरबल का नाम था महेश दास, ठीक है। ये बीरबल नाम अकबर के द्वारा इनकी बुद्धिमत्ता के लिए दिया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन जनगणना से है, जनगणना जरूर पढ़िएगा, और जनगणना की मैं वीडियो अपने चैनल पर डाल चुका हूं, एग्जाम से पहले एक बार आप सब लोग उसको देख लीजिएगा। जनगणना से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको मेरी वीडियो में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि जो एग्जाम में ना आए, मैं सब हल करा दिया हूं, जरूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता पूछ रहा है, लिटरेसी रेट कितनी है पुरुषों की, 59.26, 77.3%, 69.72%, 60.34%। तो पुरुष साक्षरता उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट कितनी है, 77.3। इसको बड़े अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितनी है, 77.3%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है, अबुल फजल, बदायूनी, गुलबदन बेगम, मिनहाज उस सिराज। तो तबकात ए नासिरी जो पुस्तक है ये लिखे थे मिनहाज उस सिराज, आंसर डी, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, ठीक है, 18। कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिया है गलत से, उस पर ध्यान नहीं देना है। आइए देखिए, अंशु जा सेनपा संबंधित है किससे, हॉकी से, क्रिकेट से, पर्वतारोहण से, फुटबॉल से। तो जो अंशु जा सेनपा हैं ये पर्वतारोही हैं, पर्वतारोहण से संबंधित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19, अंशु जाम सेवा, ये फिर गलत ऐड कर दिया है क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। पूछ रहा है कि किस देश में कृत्रिम सूर्य मतलब आर्टिफिशियल सन सूर्य का निर्माण किया गया है, भारत में, कोरिया में, इजराइल में, जर्मनी में। तो जर्मनी में कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब अगला देखा जाए 21 क्वेश्चन, अनप्रेसिडेंटेड द मास्टर्स एंड मी पुस्तक के लेखक कौन है, सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, टाइगर वुड्स, इरफान पठान। तो कौन है, टाइगर वुड्स हैं जो अनप्रेसिडेंटेड द मास्टर्स एंड मी पुस्तक लिखे हैं, टाइगर वुड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखा जाए 22 नहीं 23, ठीक है। देखिए कह रहा है किस महिला क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, अंजुम चोपड़ा, हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, जीवन गोस्वामी। तो कौन है, अंजुम चोपड़ा है जिन्हें मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है, गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में, उन्नाव में। तो ये जो नवाबगंज पक्षी विहार है ये उन्नाव में स्थित है, और ये क्वेश्चन मैंने पिछले पैटर्न में हल करवाया भी था। यही हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला पक्षी विहार है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है बड़ा प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है, असम में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। क्या बताएंगे, इसका आंसर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है, ठीक है, माउंट आबू पर्वत पर है, ठीक। अगला क्वेश्चन 25 के बाद 26, आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध जो 1618 से 1648 तक चला था उसका अंत जो हुआ वो किस संधि के द्वारा हुआ था, यूरोप में 30 साल चला। ड्रेसडन की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, हेलसिंकी की संधि, जिनेवा की संधि। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में जो 30 वर्षीय युद्ध है ये वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा इसका अंत हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को मध्य रात्रि से ₹500 और ₹1000, ठीक है, 500 और 1000 की जो नोट है उसकी वैधता को समाप्त किया गया था, 6 नवंबर, 8 नवंबर, 10 नवंबर, 12 नवंबर। तो 8 नवंबर को, ठीक है, राइट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन, ये भी गलत ऐड किया है, आइए 29 देखा जाए। कह रहा है कि सरदार सिंह के बारे में बताना है, सरदार सिंह किस खेल से संबंधित हैं, बताइएगा, क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से, एथलेटिक्स से। तो जो सरदार सिंह है किस खेल से संबंधित है, ये आपके हॉकी से संबंधित है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 30, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को, चुंबकीय ऊर्जा को। तो सौर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इसका राइट आंसर होगा 30 का सी, ठीक है। 31, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए, कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। तो क्या बताएंगे कि भारतीय वन्य जीव संस्थान, आंसर है आपका सी, देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंख की पुतली, ठीक है, 32, आंख की जो रेटिना होती है उसकी परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, आंख के रेटिना की, फिल्म कहें उसको, शटर कहें, लेंस कहें, आवरण कहें। तो आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा की तुलना हम करते हैं लेंस से, 32 का आंसर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 33, क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, जरूर हल करिए पूरे साथ में, और तब देखिए आप समझेंगे कि हम किस लेवल में अपनी तैयारी करे जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम बहुत नजदीक है, गिन के मुश्किल से अब 20 दिन बचा है, ठीक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की इंडियन ओवरसीज बैंक? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है भाई? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। 33 का ए। 34 कह रहा है एक मार्क क्या है? यह श्रेणीकृत कृषि पन्नियों के लिए जारी की गई एक विपणनशील होता है। बी कह रहा है इसका तात्पर्य कृषि विपणन में इतर गतिविधियों से है। सी कह रहा है यह कृषि प्रबंध नियमन का प्रतिनिधित्व करता है। डी कह रहा है कोई नहीं। तो एक मार्क क्या है? आंसर है ए, यह श्रेणीकृत कृषि पन्नियों के लिए जारी की गई एक विपणनशील होता है, एक मार्क, ठीक है। तो 34 का आंसर ए होगा। 35 कह रहा है कि पुस्तक फिरोज द फॉरगॉटन गांधी के लेखक कौन है? जो पुस्तक है फिरोज द फॉरगॉटन गांधी, उसके लेखक कौन है? कृष्ण राय, बर्टिल फॉल्क, आनंद मोहन बनर्जी, विकल्प प्रताप यादव? तो क्या बताएंगे? बर्टिल फॉल्क जो है यही हमारे क्या है, ये इस पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी कहानी मैं यूपीएससी पढ़ाऊंगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब क्लास चलेगी, बायोलॉजी में क्लास ऑलरेडी ले रहा हूं, मेरे चैनल पे सारी विषय चली रही है, जो मेरे छात्र हमसे पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरमेंट सभी चलेगा और चल ही रहा है। और इकोनॉमिक्स और मैथ की क्लास भी आपको अब मिलने वाली है, आज से वो भी चलना शुरू होगी। अभी तो यूपी के लिए मैथ चलेगा, फिर आगे यूपीएससी के लिए मैथ और इकोनॉमिक्स चलेगी और इंग्लिश भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इसकी चर्चा बड़े अच्छे से करूंगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनाया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था, ठीक है। तो जर्मनी है कि चीन है कि इटली है कि जापान है? कह रहा है कि 7 दिसंबर 1941 की कौन सी ऐसी घटना है जहां अमेरिका का जो नौसैनिक नेवी बेस था पर्ल हार्बर, उस पर किस देश ने अटैक किया? तो आंसर है जापान। और इसी का तो इनको खामियाजा भुगतना पड़ा था 5 साल बाद। इसी के चलते फिर 1945 में आप जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया का पहला परमाणु बम फेंका गया अमेरिका के द्वारा। जापान को तबाहे हो गए, सरेंडर कर दिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखा जाए। बकायदे तो मैं फिर आपको पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा सिविल में मेंस, तो निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, मेरठ में? कहाँ है भारत माता का मंदिर? वाराणसी। एकदम सही, जो सोच रहे हैं बनारस, एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस, इसको छोड़ दीजिए, पेरिस जलवायु समझौता किस तिथि को लागू हुआ था? ठीक है, जो पेरिस जलवायु समझौता है किस तिथि को लागू हुआ? 21 दिसंबर 2016, 4 जनवरी 2017, 13 मार्च 2017, 4 नवंबर 2016। तो पेरिस जलवायु समझौता जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरिस जलवायु समझौता ये 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था, क्लाइमेट चेंज के लिए हुआ था, इसीलिए पेरिस जलवायु समझौता बहुत अपने में मायने रखता है। यहाँ कई प्रावधान बनाए गए जो आज हमारी पृथ्वी तप रही है, जो आप बीते नौतपा देखे होंगे कि पृथ्वी में कितनी तपिश हो गई, कितनी गर्मी भयंकर बढ़ी, ये उसी सब की देन के लिए ये सब समझौता ट्रीटी होती है, जिसको हम बोलते भी हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, एनवायरमेंट मैं पढ़ाया हूं, उसमें पहले टॉपिक देखिएगा मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे, उसमें आपको पूरी बात समझ में आएगी। पूरी बात बताए हैं कि दुनिया का सबसे पहला जो समिट हुआ था पर्यावरण को लेके, वो हुआ था स्टॉकहोम समिट 1972 में, और वही 1972 में 72 हुआ, और ये बैठक हुई थी 5 जून को। इसीलिए 1973 से हर 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसी के 20 साल बाद 1972 में प्लस करेंगे तो 1992 आएगा, वही आया पृथ्वी सम्मेलन, जिसमें एक अवधारणा आई UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसी को छोटा रूप कह दिया गया कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, जो हर साल होता है। उसमें जो पेरिस जलवायु समझौता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूछ रहा है कि किस तिथि को लागू हुआ, तो 4 नवंबर 2016 को आंसर आपका डी है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना 500वां टेस्ट मैच किस टीम के विरुद्ध खेला है? ठीक है, तो न्यूजीलैंड, जापान, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये न्यूजीलैंड है। अब आइए आगे बढ़ा जाए। 40 के बाद अब यहां से आपका खत्म हुआ जीएस का सेक्शन, अब चालू हुआ हिंदी, जिसको बहुत लोग हल्के में लेते हैं, तो हल्के में मत लीजिएगा, ये भ्रम आप हटा दीजिएगा। ठीक है, कि हल्के में नहीं लेना है। सामान्य हिंदी का प्रश्न आपके सामने है, बड़े मजे में हल करिए। देखिए 41 क्वेश्चन है। 41, श्री गणेश का विलोम क्या होगा? समापन, इतिश्री, अंत, अथ। बताइए, श्री गणेश का विलोम है इतिश्री, एकदम सही समझ रहे हैं। 42, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, संस्तुति, संवेदना, स्तवन। तो निंदा का विलोम होता है स्तुति, राइट आंसर ए है। 43, मधुर का विलोम क्या होगा? आम्ल, तीर्ण, छरित, कटु। वो मीठा बोलता है तो वो कटु बोलता है, कड़वा, तो आंसर होगा डी। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखा जाए। फिर कह रहा है 44 आपका परिश्रम का विलोम शब्द बताना है। विश्रांत, आश्रम, विश्राम, विश्रम। यहाँ विश्रम दिया है, देखिए बहुत लोग भटकेंगे, यानी एक तरह दिया है, ये विश्राम है, विश्राम है, तो परिश्रम का विलोम क्या होगा? आंसर डी, विश्राम होता है। ठीक है, 45, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर। अचल का मतलब स्थिर होता है, और इसका दूसरा अर्थ इस ऑप्शन से बताना है। ऐसे भी तो क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, तो चलायमान है कि निश्चल है कि अस्थिर है कि गतिमान है। तो अचल का अर्थ है स्थिर, चलायमान तो होगा नहीं, अस्थिर होगा नहीं, गतिमान होगा नहीं, बचा निश्चल, आंसर है बी। ठीक है, 46, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? नहीं बताना है कि द्विज का अनेकार्थी इन चारों में से कौन सा नहीं है, मतलब 3 द्विज के ही अनेकार्थी हैं पर्यायवाची।
तो द्विज का मतलब चंद्रमा भी होता है, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, द्विज का मतलब दांत भी होता है, लेकिन सिंह कहीं से नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है? 46 का डी है। ठीक है, कि कौन सा द्विज का निकार्थी नहीं है, वो है सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 कह रहा है पीपरपात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? पीपरपात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, प्रतीप, संदेह। मैंने अलंकार की पूरी वीडियो पढ़ाई है मेरे चैनल के हिंदी के जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको सब दिखाई देगा, अलंकार चुटकियों में याद हो जाएगा, दूसरे को आप सिखा देंगे। ठीक है, तो पीपरपात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, 48 पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? पयम, परि, पर, परि। तो बताइए पर्यटक में कौन सा उपसर्ग है? परि है। ठीक है, आंसर डी। 49 परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? तो परि। ठीक है, कि प कि ये बड़ी परि की पर, तो परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? पर है। अब यहां परि मत कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा को तोड़ेंगे तो क्या होता है? संधि विच्छेद, पर धन इच्छा। ठीक है, तो ये है आपका परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है? पर है। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 49 के बाद क्वेश्चन 50 देखा जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में से अधि उपसर्ग से न बनने वाला शब्द कौन सा है? तो अधि से पूछा तो अधिकार बनेगा, अधिनायक बनेगा, अध्यक्ष बनेगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर है कोई नहीं, डी है। ठीक है, तो सब आंसर मत मार दीजिएगा, मैं बताया हूं कौन सा अधि से बना हुआ शब्द है। तो ये कह रहा है कि अधि उपसर्ग से कौन नहीं बनेगा, ये तीनों बनेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं, डी। अगला 51 किस रस को रसराज रस कहा जाता है? हास्य रस को, कि रसों का राजा है? इन चारों में कौन सा ऐसा रस है जो रसों का राजा कहा जाता है? रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, की फिर यहाँ हास्य दे दिया है, गलत छप गया है। ठीक है, तो आप बताएंगे रसों के राजा कौन है? श्रृंगार रस है। ठीक है, ये राइट आंसर। फिर यहाँ आपको बताना है 52 में कि एक वाक्य शब्द है, यहाँ शब्द गलती लिख दिया है, यहाँ इसको ठीक कर लीजिएगा, एक वाक्य जो शुद्ध है। ठीक, तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, गलत। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गलत। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, गलत। सही है आंसर सी, गांधी जी चरखा चलाते थे, ये वाक्य शुद्ध है। अब क्वेश्चन 53 देखा जाए। ठीक है, आइए 53 कह रहा है कि श्री कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, इसका शुद्ध रूप लिखिए। कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इस शब्द का मतलब इस वाक्य का पूरा शुद्ध चारों में से खोजना है। तो श्री कृष्ण के कई नाम हैं, गलत। श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, गलत। श्री कृष्ण के विविध नाम हैं, गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, एकदम सही। तो राइट आंसर आपका क्या? 53 का सी। ठीक है, अब है 54 पावन संधि का विच्छेद क्या होगा? मैंने अपने चैनल पर हिंदी में बताया ना, अलंकार पढ़ाया है, तो संधि वगैरह सब है। संधि मिनटों में, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था, सेकंड मिनट में संधि पकड़ लेंगे, कौन सा है विच्छेद करना सीख जाएंगे, पूरा ट्रिक बताए हैं। देखिए संधि बहुत लोग फंसते हैं। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पा धन वन, प धन आवन, पौ धन अन, पो धन अन। बहुत जाने यहाँ पो धन अन करेंगे, यही गलती कर देंगे। पो धन अन करेंगे तो वो पवन का हो जाएगा, जब पवन का संधि विच्छेद कहे तो पो धन अन होगा। यहाँ पावन है तो इसका राइट आंसर क्या है? पौ धन अन। ध्यान रखिएगा, ये अयादी स्वर संधि है, जहां पे आपको अ की मात्रा या कोई मात्रा दिखे, भवन, पवन, शयन, नयन, गायक, सायक, पावक, पवन। अब थोड़ा क्या होता है, जब कोई भी अ की मतलब ना दिखे तो यहाँ भो धन अन होगा, यहाँ पो धन अन होगा। अब शयन में सो धन नहीं होगा, यहाँ से धन अन होगा, यहाँ ने धन अन होगा। गायक में गय धन अक होगा, यहाँ सौ धन अक होगा। पावक में पौ धन अक होगा, वैसे ही पावन में पौ धन अन होगा। ये अयादी संधि है। ठीक, आप हिंदी में देख लीजिएगा मेरे प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भी आपको पढ़ा ही दिया, पावन का संधि विच्छेद होता है पौ धन अन। ओ मत कर दीजिएगा, ये पवन का हो जाएगा। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर देखा जाए 55 यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है? तो ये क्या है? यशोदा विसर्ग संधि है, यशः धंधा तब बना है यशोदा, तो ये विसर्ग संधि है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 56 को देखा जाए। अब देखिए वही क्वेश्चन को यहाँ ऑप्शन को उठा के यहाँ क्वेश्चन बना दिया, पौधन अन के संधि युक्त करने का क्या रूप होगा? तो अभी बताया आपको कि पौधन अन होगा तो पवन मत कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? पावन। पावन को तोड़ेंगे तो पौधन अन। तो 56 का आंसर है बी। 57 दुरासा। और दुरासा में आपको सही संधि विच्छेद देखना है, दुराधन आशा की दुराधन सा, दुर्धन आशा की दुर्धन आशा। तो दुरासा क्या है? विसर्ग संधि है, जिसको होता है समझे दुर्धन आशा। तो 57 का आंसर है सी। ठीक है, अब आइए अब क्वेश्चन कर रहा है 58 9 2 11 होने का अर्थ क्या है? गणित में निष्णात होना, भाग जाना, अधिक हो जाना, साथ साथ रहना। तो 9 2 11 आप जानते होंगे, आंसर सी है 58 का भाग जाना। अगला क्वेश्चन 59। ठीक है, 59 क्या कह रहा है? चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ बताना है आपको कि चैन की बंसी बजाना इसका अर्थ है। साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना। ठीक है,
ऑप्शन बड़ा अच्छा लिखते हैं सब कि साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, बहुत तो इसको सही भी करके आते हैं क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में बड़े ठाट से बताते हैं कि चैन की बंसी बजाना। हमने आंसर दिया कि साइकिल की चैन उतार के बांसुरी बनाकर बजाएं। तो साइकिल की चैन क्या होता है, गाड़ी की चैन उतारिए और बांसुरी बनाकर बजाइए, ठीक है। चैन की बंसी बजाना, दूसरा मौज करना, तीसरा फुर्सत में बंसी बजाना, चौथा बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना, ठीक है। जिसको आता है उसको आसान लगता है, लेकिन जिसको नहीं आता है वो इसमें सब आंसर सही समझेंगे कि अच्छा या तो फुर्सत बंसी बजाएं और या तो चैन उतार के बंसी बजाएं गाड़ी की या साइकिल की, ठीक है। तो आंसर 15 में क्या होगा, मौज करना। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। 60 सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, विद्रोह करना, बहुत पछताना। तो सिर उठाना मतलब विद्रोह करना। सिर उठाने का तो क्या हुआ, लोग कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्ग के सामने सर नीचा किया जाता है, सिर उठा लिए मतलब विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? धोखा देना, चाणक्य होना, असर न होना, चुगली करना। तो कान भरने का मतलब चुगली करना, ठीक है, महाचुगलबाज। 61। अब अगला क्वेश्चन है 62। आइए देखा जाए। अब क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। क्या बताना है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव। तत्सम तद्भव भी हम लोग ये थे पैकेट 1 में हल किए थे। तो मधुप, मधुकर, भंवरा, भ्रमर। तो ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। तद्भव पूछ रहा है, भ्रमर का तद्भव होता है भंवरा, तो राइट आंसर है डी। फिर पूछ रहा है मदरी, मदरी का तत्सम रूप बताना है। तो मुदरी, मुंदरी, मुदरिका, मुद्रिका। तो मदरी का तत्सम रूप क्या होगा? राइट आंसर डी, मुद्रिका, ठीक है। 64 देवर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, हर बार आता है, आसान है। देवर का तत्सम शब्द क्या होगा? देववर, दुर्वर, द्विवर, द्वितीयवर। तो देवर बना है द्विवर से, दूसरा वर, दूसरे वर को ही देवर कहते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है कि शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है? इसमें निहित प्रत्यय की पहचान करें। शिक्षिका में स्त्रीलिंग है, बिल्कुल है। इसमें पूछ रहा है कि प्रत्यय कौन सा है, अक है कि आ है कि अनि है कि इका है। तो क्या लिखा है? शिक्षिका, शिक्षिका, इका। तो क्या निकल रहा है? इका, इका प्रत्यय, ठीक है। 66 दर्शक शब्द के लिए लिंग और प्रत्यय की पहचान करना है। दर्शक, ये लिंग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है? पुलिंग, आनी, मतलब पुलिंग है लिंग, प्रत्यय आनी, ये प्रत्यय है, लिंग है। फिर बी कह रहा है कि ये स्त्रीलिंग है और अक है, ठीक। फिर सी कह रहा है कि पुलिंग है और अक है। फिर डी स्त्रीलिंग की अ है। तो राइट आंसर क्या है? सी, पुलिंग और अक। दर्शक पुलिंग है और दर्शक सक अक, तो ये अक। क्लियर हुआ। अब 67, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं, बड़े अच्छे से हल करिए और हल्के में लीजिए, कठिन सोचेंगे कि नहीं है, वहीं आप इजी क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं एग्जाम में। कह रहा है क्ष वर्ण किसके योग से बना है, ठीक है। तो आधा का षटकोण स, आधा का और च, आधा का और छ, आधा का और स। तो जो क्षत्रिय वाला छ है, इसका राइट आंसर ए है। ये आधा का और षटकोण स मिलता है तब बनता है छ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 68, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? जिसमें मात्रा ना हो उसे हम बोलते हैं अमात्रिक। कोई कठिन मत समझिए कि क्या शब्द बोल दिया कि क्या इसका अर्थ निकल रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा शब्द अमात्रिक, इसमें मात्रा नहीं। साफे देख लीजिए, कारखाना में मात्रा है, आ की अमिताभ में है, चहचहाना में, लेकिन कलरव, कलख मत पढ़िएगा, कलरव है, कलरव में कोई मात्रा नहीं है, ये अमात्रिक है। आंसर है सी। 69 ट, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? कंठ है, तालव्य है कि दंत है कि मूर्धन्य है? ये आप जब बोल के करेंगे तभी त थ द ध दांत से लग रहा है ना, कंठ से तो आ नहीं रहा ट, तो ट क्या है? ट मूर्धन्य होता है, ठीक है। 69 का सी हो जाएगा। आइए अब 70, 10 क्वेश्चन और हैं तो ये सेट भी हम लोग का पूरा कवर हो जाएगा। 70 कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 34, 33, 36। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है तो क्या बताएंगे? 33, आंसर सी। 71 निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है, वही बताना है। सुधा है, अमीय है, जीवनोदक है, अंबुज जो है यही अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अंबुज जलज अमृत के पर्यायवाची नहीं है। 72 भौरा, भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सिलिमुख, सारंग, पादम, केकी। अब बताइए सोच के, इस तरह थोड़ा आसान लग रहा है। भौरा का पर्यायवाची सिलमुख है, आंसर है 72 का ए। अब आइए 73 देखा जाए। कह रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 73 इंद्र का पर्यायवाची इसमें से खोजना है। बाजीगर बिल्कुल नहीं, राजराज बिल्कुल नहीं, विनायक तो गणेश जी हैं, जो मधवा हैं, पुरंदर हैं, सतीकृति हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी लोग इंद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला 74 अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतनु शिव है कि कृष्ण है कि कामदेव है कि राम है? तो अतनु का पर्यायवाची है आंसर सी, ये है आपके कामदेव, ठीक है। 74। अब आइए 75 देखा जाए। 75 माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कली हमारी बार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
श्लेष अलंकार है कि यमक अलंकार है कि मानवीकरण है, उमा लिख दिया है, यहाँ पे उपमा होगा कि माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कल हमारी बार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, 75। अब आपको बताया था ना कि गद्यांश वाले क्वेश्चन है यहां से जो आपको हल करना है। ठीक है, आइए आगे देखा जाए, पढ़िए और हल करिए। कह रहा है 76 से 80 की समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ ये बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं। और तीसरा समूह बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के वो इमारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। अब कह रहा है कि क्वेश्चन शुरू हुआ आपका यहां से। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद हल करना, बड़े आराम से तेजी से करिएगा इसको। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों गणित सीखना चाहिए, बच्चों गणित सीखने की दुकानदारी करनी चाहिए। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा कि अनुच्छेद के आधार पर भी आप पढ़े हैं ना क्या कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। ठीक है, बच्चे रोजमर्रा के जीवन में जो काम आता है वैसे ही कौशल को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, उनको कोई उस चीज का अलग से ट्यूशन नहीं लेना है। ठीक, अब 77 पढ़ा जाए। 77 कह रहा है उसी अनुच्छेद जो आप पढ़े हैं कि अनुच्छेदों के आधार पर बताइए कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को ए बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बी कह रहा है बनाने में मदद करता है। सी कह रहा है संकुचित कर सकता है। डी कह रहा है सीमित कर सकता है। इस चारों ऑप्शन में आप क्या बता सकते हैं? 77 का क्या होगा? 77 का ए होगा। इसको आप बनाने में मदद भी करता है ये और संकुचित और सीमित भी कर सकता है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को। ठीक, अगला क्वेश्चन 78 कह रहा है कि इक प्रत्यय का उदाहरण क्या है? चूंकि नहीं, सीमित नहीं, संकुचित नहीं, सांस्कृतिक। जाहिर सी बात है 78 का आंसर होगा डी, ये है आपका सांस्कृतिक। एक क्लियर। 79 मन गणित का अर्थ क्या होगा? मनगणन गणित, मनपसंद गणित, मन ही मन हिसाब लगाना, कठिन गणित। ठीक है, तो मन गणित का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर सी, मन ही मन जो आप हिसाब लगा लिए उसको तो मन गणित कहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इस हमारे प्रैक्टिस सेट का 80 क्वेश्चन मतलब 80, इसको आप बताइए कि संयुक्त क्रिया का उदाहरण इसमें से क्या है? जो संयुक्त क्रिया है उसका उदाहरण क्या है? हिसाब लगाना, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया, दुकान संभालते हैं। तो इसका होगा अध्ययन किया गया, ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो ये हमारे आज के पूरे 80 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट 2 के। मैं आप देखिएगा रोज आपको मिल रहा है 4:30 बजे से वीडियो प्रकाशित हो रही है। रोज के रोज आप बड़े आनंद के साथ पढ़िए, रोज हल करिए, देखिएगा यहां से आपको आपके एग्जाम में 20-25 क्वेश्चन नहीं मिल गए तो फिर बात क्या, तब आप फिर कहेंगे सर गजब कराए हैं। और पूरे एग्जाम तक मैं 20 जो वादा किया हूं आपको पूरा कवर करा दूंगा। और अच्छा लगे वीडियो और क्वेश्चन तो अपने जितने भी दोस्तों के ग्रुप होंगे सभी को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा जरूर। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, कमेंट किया करिए तो हम लोगों का और उत्साह बढ़ता है कि हमारे छात्र पढ़ रहे हैं और चीजों को सीख रहे हैं। ठीक है, और जितने भी आपके टेलीग्राम चैनल, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, सभी जगह वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा ताकि निःशुल्क शिक्षा को सभी बच्चे अच्छे से ले सकें। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।